हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस की क्लास है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है? ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ-साथ आप इसको शेयर कीजिए। जो भी आपके कॉन्टैक्ट में है, आप उन तक इस सेशन को ज़रूर पहुँचा दीजिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है? आज के क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल है दोस्तों, तो इसीलिए मैं बार-बार आपसे सजेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है? चलिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, आरओ एआरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आरओ एआरओ के लिए भी, बीपीएससी के लिए भी, है ना? बीपीएससी 4.0 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है और पेट के लिए, मतलब ऑल एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना? ऑल एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरा पहला क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? वृक्क को, यकृत को, हृदय को या फिर मस्तिष्क को? बताइए, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है। चलिए इसका रिप्लाई दीजिए आप लोग, इसका रिप्लाई दीजिए दोस्तों। मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हो जाएगा मस्तिष्क को। किसको? मस्तिष्क को, ठीक है। देखिए इसमें साइंस के भी क्वेश्चन है, साइंस के भी हैं, हिस्ट्री के भी है, पॉलिटी के भी हैं, है ना, ज्योग्राफी के भी हैं, तो इसी को कहते हैं जीके। तो हर एक सब्जेक्ट से हमने क्वेश्चन को लिया है दोस्तों, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है ना। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि 7:30 PM पर डेली क्लास चलती है, तो आप लोग क्लास में जरूर ज्वाइन कीजिए, है ना। चलिए, तो मेरा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है कि सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? बताइए, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? मैग्नीशियम का होता है, सोडियम का होता है, कैल्शियम का होता है या फिर सिलिकॉन का होता है? तो सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सौर सेल को बनाने में, है ना, सौर सेल को बनाने में सिलिकॉन का, किसका? सिलिकॉन तत्व का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? तो उस तत्व का नाम है दोस्तों, क्या नाम है? उस तत्व का नाम है सिलिकॉन। क्या नाम है? सिलिकॉन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजामत का शीशा कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अवतल उत्तल से एक क्वेश्चन हमेशा आते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बताना है जो हजामत का शीशा होता है वो कौन सा होता है? क्या उत्तल लेंस होता है, अवतल होता है, समतल होता है या फिर परवलयी होता है? बताइए, हजामत का जो शीशा होता है दोस्तों, हजामत का शीशा, बताइए हजामत का शीशा कौन सा होता है? तो हजामत के शीशे की बात करते हैं तो ये होता है अवतल। क्या होता है? अवतल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। हजामत का शीशा कौन सा होता है? अवतल लेंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए, सफ़ेद सीमेंट का, सफ़ेद लीड का, जिंक ऑक्साइड का या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का? बताइए, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप लोग फार्मूला जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, हम सबकी कमेंट का इंतजार करेंगे दोस्तों। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, ठीक है। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? लड़काना, मोंटगोमरी जिला, सिंध जिला या फिर उधमपुर? बताइए, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? मोहनजोदड़ो की बात करते हैं दोस्तों तो ये स्थित है लड़काना जिले में। कहाँ पर? लड़काना जिले। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लड़काना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, है ना। राज्य अपहरण की नीति को किसने
प्रारंभ किया था? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो लॉर्ड हार्डिंग होगा, लॉर्ड क्लाइव होगा, लॉर्ड बेंटिंक होगा या फिर डलहौजी होगा। तो राज्य अपहरण की जो नीति है उसको किसने प्रारंभ किया था? राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी राज्य अपहरण की नीति को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बात करते हैं कि हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? लौह पुरुष की बात करता है ना। तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है दोस्तों? क्या गोपाल कृष्ण गोखले को कहते हैं? बताइए, क्या गोपाल कृष्ण गोखले को कहते हैं, बीजी तिलक को कहते हैं, एम के गांधी को कहते हैं, मीन्स महात्मा गांधी, या फिर सरदार पटेल को? बताइए, हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो लौह पुरुष की बात करते हैं दोस्तों, तो ये लौह पुरुष जो होते हैं ना वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। किसको बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे मैचिंग में क्वेश्चन आ जाएंगे और आप लोग अगर नहीं पढ़े रहोगे तो वहां पर गलत कर दोगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? जिस समय पर नमक सत्याग्रह हुआ था उस समय पर गांधी जी के गिरफ्तार हो गए, तो उनके स्थान पर कौन सा नेता था जिसने उनके स्थान पर अपना कार्य किया? तो अब्बास तैयब जी थे, अबुल कलाम आजाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे या फिर वल्लभ भाई पटेल थे? बताइए कौन था? बताइए दोस्तों कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अब्बास तैयब जी। कौन थे? अब्बास तैयब जी। चलिए आगे देखते हैं, किसने सचिंद्र सान्याल के द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया है? बताइए, किसने सचिंद्र सान्याल के द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल करके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया? हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया। बताइए, HSRA किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था, बटुकेश्वर दत्त ने किया था, सरदार भगत सिंह किए थे या फिर चंद्रशेखर आजाद? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। कौन? चंद्रशेखर आजाद। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है उसको किसके संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीपीएसपी की बात करते हैं दोस्तों, डीपीएसपी राज्य के निदेशक तत्व को इसको तो आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित में से क्या था? ट्रांजिस्टर था, इलेक्ट्रॉनिक वाल्व था, सेमीकंडक्टर मेमोरी था या फिर वैक्यूम ट्यूब था? बताइए, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैक्यूम ट्यूब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, साइबर कैफे क्या है? साइबर कैफे क्या है? बताइए, साइबर कैफे क्या एक सुविधा है, एक इंटरनेट है, कंप्यूटर प्रणाली है या फिर संचार युक्ति है? बताइए, साइबर कैफे क्या है? सब लोग जाते हो ना साइबर कैफे पर अपने फॉर्म को फिल करवाने, तो बताइए साइबर कैफे क्या होता है? तो दोस्तों साइबर कैफे जो होता है ये एक सुविधा है ना। क्या है? एक सुविधा है भाई, एक सुविधा है ना, तभी तो सब लोग साइबर कैफे पर जाते हैं अपनी सुविधाओं के समाधान करने के लिए, है ना। किसी को फॉर्म भरवाना है, किसी को कोई आय जात निवास वगैरह कुछ भी बनाना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको बनवाना है, तो वो लोग साइबर कैफे पर जाते हैं। तो साइबर कैफे क्या है? एक सुविधा है ना, सबके लिए एक सुविधा है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? किसी भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? सुचेता कृपलानी जी थी, पद्मजा नायडू थी, तारकेश्वरी सिन्हा थी या फिर सरोजनी नायडू? बताइए, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है।
कि किसी भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा सरोजनी नायडू। क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? एएस बेद थे, केएम करियप्पा जी थे, सुंदर जी थे, या फिर HSFJ मानेकशॉ? बताइए कौन थे? भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी SHFJ। SHFJ मानेकशॉ, मानेकशॉ। ठीक है, कितना अच्छा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? बताइए, महेश भट्ट होंगे, सत्यजीत रे होंगे, मीरा नायर, या फिर JP सिप्पी? बताइए निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है? निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सत्यजीत रे। क्या हो जाएगा? सत्यजीत रे। ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक से भी क्वेश्चन आते हैं कि प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? क्या सचिन तेंदुलकर है, VBS लक्ष्मण है, सौरभ गांगुली है, या फिर चेतन चौहान है? बताइए प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई वे, है ना, प्लेइंग इट माई वे। चलो, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? एनी बेसेंट थी, मायावती थी, विजया लक्ष्मी पंडित, या फिर सुचेता कृपलानी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश जीके ना है तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता। यूपी जीके के भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी, है ना। चलिए, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा सुचेता कृपलानी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कनाडा की राजधानी क्या है? राजधानी से भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी दोनों को आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और राजधानी से तो 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे हिंगे, तो आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन में तो सबको मतलब कि भारत के जितने भी स्टेट है 28 राज्य के, और उनकी सारे राजधानी तो सबको याद है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, जो भी हमारे देश है उसकी राजधानी आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, वहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि कनाडा की राजधानी क्या है, तो वो है हवाना, या फिर पनामा सिटी होगा, वाशिंगटन होगा, या फिर ओटावा होगा। देखिए मैं सोच रही थी कि क्लास आप लोगों के लिए ना या फिर मैं कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूंगी, है ना, देश की और देश की राजधानी के बारे में। बताइए, देश और राजधानी, देश और राजधानी, इसको हम कम्युनिटी पर पोस्ट कर देंगे दोस्तों। तो आप लोग उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे समय तो है नहीं, आप लोग कम्युनिटी पर हम पोस्ट कर देंगे तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है, वहीं से आप लोग पढ़ लेना। चलिए बताइए, कनाडा की राजधानी क्या है? बताइए कनाडा की राजधानी क्या है दोस्तों? तो कनाडा की राजधानी की बात करते हैं तो वो है ओटावा। क्या है? ओटावा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? देहरादून में, रांची में, नई दिल्ली, या फिर रायपुर? भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस की बात करते हैं, दिवस से भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण दिवस से। ठीक है दोस्तों, मैंने लोक नृत्य एक वीडियो में पूरा करवा दिया है, तो आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा, है ना। तो आप लोग उस क्लास को जाकर जरूर देख लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है लोक नृत्य, और है ना, तो लोक नृत्य की जो भी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है उसको हमने वहाँ पर डिस्कस करवाया है। तो आप लोग जाकर उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। तो बताइए कि प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 15 सितंबर को, 20 सितंबर, या फिर 25 सितंबर को? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा 5 सितंबर। क्या हो जाएगा? 5 सितंबर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? पीएच, प्रकाश, आर्द्रता या फिर बारिश? एंजाइम की गतिविधि की बात करते हैं, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीएच, है ना, पीएच मान से। चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन किससे पचते हैं? प्रोटीन किससे पचते हैं? प्रोटीएस से, एमिलेज से, लाइपेज से या फिर न्यूक्लियस से? प्रोटीन किससे पचते हैं? प्रोटीन की बात करते हैं तो ये पचते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा लाइपेज से। प्रोटीन किससे पचते हैं? तो लाइपेज से पचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता का क्या नाम है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता का नाम क्या है? डीके सिंह है, सत्येंद्र नाथ है, होमी जे भाभा है या फिर लालजी सिंह है? तो भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट्स के पिता का नाम बताइए दोस्तों कि भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा लालजी सिंह। कौन है? लालजी सिंह भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बेरियम क्लोराइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर नाइट्रेट का या फिर सिल्वर क्लोराइड का? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? ए ओ और AB होगा, केवल ओ होगा, केवल A और B होगा या फिर A B और O होगा? बताइए रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त को ले सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल O, है ना, केवल O। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए O सर्वदाता होता है, दे तो सबको सकता है, लेकिन लेकिन मतलब देता तो सबको है लेकिन लेता सबसे नहीं है, सिर्फ O से ही लेगा। ब्लड O जो होता है, ग्रुप O, वो ब्लड मतलब देता तो सबको है, इसलिए उसको दाता बोलते हैं, लेकिन लेता सबसे नहीं है। किससे लेता है? अपने ही ग्रुप से लेगा, सिर्फ O ग्रुप से। O ग्रुप का ब्लड जो होता है O ग्रुप वाले ही ले सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड मिंटो सेकंड या द्वितीय, जो भी कहना आप सब कह सकते हो। तो रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा चेम्सफोर्ड। क्या हो जाएगा? रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो चेम्सफोर्ड के। चलो आगे देखते हैं, फूट डालो और राज करो की रणनीति किसने अपनाई थी? इंपॉर्टेंट है। कर्जन के द्वारा, मिंटो के द्वारा, डलहौजी के द्वारा या फिर वैलीजली के द्वारा? बताइए फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्जन के द्वारा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। लॉर्ड कर्जन ने यही कहा था कि फूट डालो और राज करो, उन्हीं की ये नीति है। चलो आगे देखते हैं, इनमें से किस द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं? द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से किसे जानते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिर मोतीलाल नेहरू? देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सीमांत गांधी के नाम से, फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर। चलो जी आगे देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र या फिर काशी में? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पाटलिपुत्र में हुआ था। चलो आगे देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? सरोजनी नायडू थी, एनी बेसेंट थी, एन सेन गुप्ता या फिर इनमें से कोई नहीं? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? बताइए, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। चलिए आगे देखते हैं। भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की संसद में जो शून्यकाल होता है ना, वो कब शुरू होता है? बैठक के पहले 1 घंटे में, बैठक के अंतिम 1 घंटे में, दोपहर 12 बजे या फिर किसी भी समय? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है, ये शुरू होता है दोस्तों दोपहर 12 बजे। कब? दोपहर 12 बजे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्नकाल मतलब शून्यकाल किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5? भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा भाग 2। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता दी जाती है। भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता दी जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा या भारत का निर्वाचन आयोग के द्वारा? भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता दी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग के द्वारा। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? तो लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? बताइए, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, लोकसभा का जो प्रोटेम अध्यक्ष होता है वो नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। चलो आगे देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है? उपाध्यक्ष करता है, महासचिव, सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस नामित प्राधिकृत करे या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हो जाएगा सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस निमित्त प्राधिकृत करे। ओके, चलो आगे देखते हैं। तीस्ता नदी परियोजना किन 2 देशों के बीच विवादित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीस्ता नदी परियोजना किन 2 देशों के बीच में विवादित है? भारत और श्रीलंका होगा, भारत और बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों तीस्ता नदी परियोजना की बात करते हैं। तीस्ता नदी परियोजना तो ये किन 2 देशों के बीच विवादित है? तो ये विवादित है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? लंदन होगा, पेरिस होगा, जिनेवा होगा या फिर हेग होगा? रेड क्रॉस का मुख्यालय है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जाएगा जेनेवा। क्या हो जाएगा? जेनेवा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है? व्यय पद्धति, क्रय पद्धति, मातृका प्रणाली या फिर आय पद्धति? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जाएगा मातृका प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी गैस के वितरण से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन देने से, या फिर बच्चों को बृहद स्टार पर प्रशिक्षण के अभियान से, या इनमें से कोई नहीं? बताइए प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी योजना के वितरण से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है? कृषि का वित्त पोषण करने वाले बैंक, सिंचाई परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक, या फिर किसानों का वित्त पोषण करने वाले बैंक, या फिर पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक।
इसी को ग्रीन बैंक बोलते हैं। क्लियर? चलो जी, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों। यहाँ पर हमने 40 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस किया। कितना? 40 प्लस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया। आप लोग अपने स्कोर को जरूर बताइएगा कि आपके स्कोर कितने बन रहे हैं। ठीक है, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग बिना स्किप किए हुए सारी क्लास को देखिएगा दोस्तों। ज़्यादा लेंदी क्लास नहीं होती है, 60 में ही क्लास रहती है, तो आप लोग इतना समय आपके पास है कि इस क्लास का आनंद ले लीजिए। चलिए, तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले इस सेशन को क्या करना है, आपको लाइक करना है ना, और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। जो भी आपके कांटेक्ट में है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर भेजिएगा दोस्तों, है ना, थोड़ा मोटिवेशनल कमेंट करिएगा एंड दिल ज़रूर भेज दीजिएगा, है ना। और जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुँचे। ओके दोस्तों, चलिए, तो दोस्तों इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शी यू।